नमस्कार एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो हर साल एडवर्टीज़मेंट निकाली जाती है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, जिसमें वेरियस पोस्ट जो है वो फिल की जाती है। एक यही एग्ज़ाम है जो हमारे राज्य में जो है वो रेगुलर बेसिस पर होता है। बाकी एग्ज़ाम्स का कोई पता नहीं होता है कि कब होंगे, कैसे होंगे, उनका कोई हमें एक स्पेकुलेशन होती है कि ये एग्ज़ाम हो सकता है, बट उसका कोई क्लियर कट ना तो हमारे पास कैलेंडर होता है, ना डेट का पता होता है हमें कि कब क्या होगा। तो मुझे लगता है कि दो एग्ज़ाम जो पर्टिकुलरली मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, आपको उनको भी टारगेट कर सकते हैं, चूँकि स्टैंडर्ड हाई रखेंगे तो अगर छोटे मोटे एग्ज़ाम, छोटा नहीं मैं बोलूँगा, पर कोई अदर एग्ज़ाम निकलता है तो उसमें आप उसको जो है वो ईज़िली गो थ्रू कर सकते हैं, उस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो है अभी आप नवंबर चला हुआ है, इसके 9-10 दिन ख़त्म हो गए हैं, आपके पास अब टाइम बचा हुआ है लगभग 8 महीने हैं। क्योंकि जो पिछले 2 साल का ट्रेंड देखें तो हिमाचल प्रदेश में जो एचएस का एग्ज़ाम है वो लगभग जून में 29 से 30 जून को रखा जा रहा है 2 साल से। तो लगभग आपके पास 8 महीने यहाँ से है। तो अगर आप वेल मैनर्ड में प्रिपेयर करें तो आप यहाँ से तो निकाल सकते हैं इसको। तो इसके लिए जो हमें एक चीज़ तो ये पता ही, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है हिमाचल प्रदेश सरकार का, जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी इसको वेबसाइट पे डाला हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सिलेबस है इसका, वो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करता है यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से, जो कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, उसका पैटर्न से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। और जो हमारा कमीशन है स्टेट का, वो भी उसको काफ़ी फॉलो करते हैं। उनके जब भी क्वेश्चन पेपर की सेटिंग की बात आती है या पेपर जो भी उनका फ्रेमिंग की बात आती है क्वेश्चन पेपर की, तो काफ़ी हद तक यूपीएससी को फॉलो किया जाता है। तो मैं आपको क्लियर कट एक रोड मैप बता दूंगा इसमें कि आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे और आप किस वे में जा सकते हैं ताकि आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान रहें आगे के लिए। अगर आप अभी सोच के बैठेंगे कि हम क्लरिकल के लिए करेंगे, पटवारी के लिए करेंगे, इसकी भर्ती आ रही है, उसकी आ रही है, तो देखिए सीरियसली ये तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर आप उस कंपटीशन को मैच ही नहीं कर पाते हैं जितनी रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि दरअसल में ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड और डायनामिक्स जो हैं वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं। ऐसा बोला जाता है कि 12th लेवल का एग्ज़ाम है, पर एग्ज़ाम कई बार इतना ड्रास्टिक शिफ्ट हमें देखने को मिलता है कि आउट ऑफ बॉक्स आ जाता है, तो वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से स्किप हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने लिए, खुद के लिए ही स्टैंडर्ड जो है वो हाई सेट करें। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही देने हैं तो क्यों ना हम बड़ा टारगेट करें, ताकि छोटे लेवल पे हम एग्ज़ाम को जो है वो निकाल पाएँ और कहीं जल्दी सेटल होने की कोशिश करें। आप लोगों ने डिसीजन बना लिया होगा, कईयों ने, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे लोग काफ़ी टाइम से, उन्होंने भी ये सोच लिया होगा कि उनको क्या करना है आगे के लिए, उनका वे फॉरवर्ड क्या है, उन्होंने अपना प्लान भी बना लिया होगा। तो देखिए, अगर आपके पास है टाइम, आपको लगता है कि 1-2 साल आप और डिवोट कर सकते हैं इस फील्ड में, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपने एक बार जो है अपने सिलेबस को बहुत कीनली जो है ख़त्म करना है एक बार, और फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम जो है वो भरते रहिए, देते रहिए। और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि अब अगर आप इस एक एग्ज़ाम, पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम जो है वो इसके सराउंडिंग में इर्द गिर्द घूमते हैं, जिनको आप टैकल कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसमें जैसे कि आपको पता है कि पहले तो स्क्रीनिंग होती है, और स्क्रीनिंग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल और डेटा बेस्ड पेपर रहता है हिमाचल प्रदेश में। तो उसमें आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, जहाँ हम यूपीएससी की बात करें तो वहाँ पर जो है हमें थोड़ा सा एनालिटिकल सवाल भी देखने को मिलते हैं, तो उसमें उतना ज़्यादा डेटा फैक्ट की ज़रूरत रहती नहीं है जितनी हमारे हिमाचल में रहती है। तो ये बात भी बहुत क्रूशियल है कि आपने जो है वो जब प्रिपरेशन करते हैं तो आपने प्री मेंस को साथ में लेकर के चलना है, ताकि आपके लिए वो इजी रहे। ऐसा ना हो कि आपका प्री तो निकल जाए पर मेंस में आप फिर कुछ ही ना कर पाओ। तो देखिए, पहले तो होता है, उसके बाद आपका सी सेट का पेपर भी होता है। सी सेट अगर आप थोड़ा बहुत करते हैं, पढ़ते हैं, तो इस सी सेट में ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। पर सी सेट की डिफ़िकल्टी लेवल भी 2022 से लगातार अगर देखें पेपरों को, तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है।
तो आपको उसके लिए भी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है कि आप किस तरह से उसको टैकल करेंगे। सुनने में तो यही लगता है कि 33% मार्क्स लाना है, कौन सी बड़ी बात है, पर जेन्युइनली अगर मैं बात करूँ तो फंस जाते हैं, कई लोग फंस जाते हैं। उनके 66 मार्क्स जो है वो नहीं आ पाते हैं और डिस्क्वालीफाई उनको होते हुए देखा काफ़ी अच्छों को। तो आपने बिल्कुल इसको लाइटली नहीं लेना है, कोशिश करनी है पहले, क्योंकि 20-22 हज़ार के आसपास लोग एग्ज़ाम देते हैं और उनमें से 300-400 इन्होंने शॉर्ट लिस्ट करने होते हैं, जो कि मेंस के लिए लेते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी कम नंबर है। तो इसलिए कंपटीशन जो है वो काफ़ी कट थ्रॉट रहता है। और साथ में कट ऑफ जो होती है वो लगभग आपको पता है कि जो स्क्रीनिंग की कट ऑफ है हमारी, वो 100 के आसपास होवर करती है, यानी कि 50% मार्क्स आपको लाने कंपलसरी है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जिसमें 1/3 आपको पेनल्टी लगती है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो, और OMR बेस्ड पेपर होता है इसका। अगर हम मेनली जो बात करें इसके जो हमारा मेंस रिटन कंपोनेंट है उसमें, तो इसमें जो इंग्लिश का सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश में जो कंपलसरी है 2 पेपर आपको, हिंदी और इंग्लिश, जो 100 मार्क्स के होते हैं, इनमें आपको 40 मार्क्स लाना जो वो कंपलसरी है। तो इसमें जो है दोनों में कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम जो है वो आपकी लैंग्वेज को टेस्ट करता है और काफ़ी लोग इसमें भी फेल हो जाते हैं। तो दोनों को आपकी अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक एसए का पेपर होता है और 3 आपके जीएस के पेपर होते हैं, यानी कि यहाँ पर एथिक्स नहीं होता है यूपीएससी की तरह। पर ऐसा बताया जा रहा है कि इस पे भी विचार विमर्श चला हुआ कि कहीं एथिक्स को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो टोटल में बात करूँ अगर, तो आपका जो मेंस का पैटर्न है उसमें एसए और 3 आपके जीएस के पेपर, यानी कि 700 ये और 2 ऑप्शनल के 100 मार्क्स के 900 और 150 नंबर का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जो कि आपके टोटल ये 1050 मार्क्स बन जाते हैं। उनमें से आपको स्कोर करना होता है लगभग जनरली 550 मार्क्स अगर आप ले आए 50% पे, तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं, आप जो है एक गेस्टेड पोस्ट पे चले जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। सिलेबस क्या है इन्होंने बहुत अच्छे से इसमें बताया हुआ है। अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो यूपीएससी की तरह इसमें उतने ज़्यादा सब्जेक्ट तो नहीं देखने को मिलेंगे, पर आपको इसमें लगभग 31 सब्जेक्ट की लिस्ट जो है इन्होंने इसमें डाली हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं ये लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिलॉसफी, लॉ, सोशोलॉजी। ये सब इसमें सब्जेक्ट हैं। जो भी आपका है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि 200 मार्क्स की वेटेज है, जहाँ पे 1000 का पेपर है, 1050 का, उसमें से अगर 200 मार्क्स जो है वो आपका एक जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो आपको दे रहा है, तो उसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। फिर ये देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्टैंडर्ड एंड कंटेंट ऑफ पेपर्स इन जनरल, जिसमें जो है जिसमें एक्सक्लूड किया हुआ है कंपलसरी पेपर को, हिंदी और इंग्लिश के, शल बी सिमिलर टू दोज ऑफ डिग्री लेवल, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके लेवल का आपका उसमें कंटेंट रहेगा। और स्टैंडर्ड एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंपलसरी कंटेंट ऑफ कंपलसरी पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश के, वो आपके 12th लेवल के होंगे। तो ये लिखा हुआ है, पर अच्छा पेपर आता है, काफ़ी अच्छा पेपर आता है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये है कि देखिए 2026 में जो लोग जो है वो 21 साल के हो जाएंगे वो तो एलिजिबल हैं, और जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, और जो 35 साल से ओवर हो चुके हैं उनको जनरल कैटेगरी में वो एलिजिबल नहीं होंगे। 21 साल का मतलब ये हो जाता है कि अगर आप 21 साल के पूरे हो गए हैं, यानी कि 22 के चले हुए हैं, तब कंसिडर किया जाएगा आपको। अदरवाइज़ अगर आप 21 के अभी चले हुए हैं, यानी कि 21 आप पूरा आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखें। और आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, अगर आप अपियरिंग में हैं, लास्ट साल है आपका, और आप जो है 21 साल के हो चुके हैं, तो आप भर सकते हैं, पर मेंस के टाइम तक आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने बताया आपको 40% मार्क्स जो है वो कंपलसरी हैं आपके हिंदी और इंग्लिश में क्वालिफाई करने के लिए। फिर जो आपकी मार्क्स हैं और रैंकिंग डिसाइड होती है वो आपके, जो मैंने आपको बताया, 3 ऑप्शनल, 1 ऐसे और 3 जीएस, 2 ऑप्शनल और एक आपका आ गया जिसमें ऐसे हैं। तो उन पे जो है आपको मार्क्स दिए जाते हैं। पर्सनैलिटी इन 4-5 कंपोनेंट पे जो है आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है। इसके बाद अगर हम बात करें देखिए कंपलसरी पेपर की, तो पेपर 1 जो है आपका इंग्लिश का, इसमें क्या है, पहली चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये टेस्ट करेगा कैंडिडेट के नॉलेज एप्टीट्यूड को
किस किस एरिया में, कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश में, ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन, ध्यान दीजिए ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन, क्लैरिटी एंड प्रिसेशन इन एक्सप्रेशन, इन 3 चीज़ों को टेस्ट किया जाएगा आपका। और एरिया क्या क्या होंगे टेस्टिंग के, इन्होंने एरिया दिया हुआ है। ग्रामर पूछेंगे हम आपसे 20 नंबर का, वोकैब पूछेंगे और उसका यूज पूछेंगे 20 नंबर का। फिर आपसे जो है वो जो कंपोजिशन है, लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, नोट राइटिंग, उसको देखेंगे हम, 20 नंबर उसके दिए जाएंगे आपको। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज देंगे 20 नंबर, और प्रेसी राइटिंग आएगी 20 नंबर। यानी कि जो ओवरऑल बात करें हम तो सब कुछ टेस्ट करने की बात ये कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में। इवैल्यूएशन देखिए किस तरह से करेंगे, इन्होंने बोला है कि हम आपको इवैल्यूएट करेंगे प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन, कंपोजिशन एंड यूजेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेट, कोहेरेंस एंड सीक्वेंस इन एक्सप्रेशन होना चाहिए आपका, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए अच्छा आपका, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। जहाँ तक हिंदी कंपलसरी पेपर की बात है, उसमें भी आपको देखिए ट्रांसलेशन आएगी, एक तो इंग्लिश से आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है एक, उसके बाद आपको एक हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है, फिर आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ देनी है, एक हिंदी पोइट प्रोज होगा जिसमें पद्यांश होगा, उसको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है आपने। उसके बाद कंपोजिशन होगी, जो लोकोक्तियाँ और मुहावरे वगैरह होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर भी आपको जो ओवरऑल कंपोनेंट मतलब कि सब कुछ आपका यहाँ पे देखा जाएगा, ग्रामर भी देखा जाएगा, आपकी लैंग्वेज भी देखी जाएगी, आपकी हर चीज़ को टेस्ट किया जाएगा, और इसमें आपके 40 मार्क्स आना जो है वो रिक्वायर्ड है, यानी कि आपके बाकी पेपर जो है तभी चेक होंगे। ऐसे में आपसे पूछा जाएगा, ऐसे जो होगा वो इन्होंने बोला है कि हम इसमें टेस्ट करेंगे, अवेयरनेस टेस्ट करेंगे, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, अलग अलग चीज़ों को लेकर के कितना अवेयर है कैंडिडेट, फिर उसके बाद उसकी एबिलिटी टू कंपोज एंड सस्टेन पीस ऑफ राइटिंग इन फॉर्म ऑफ एन एसे, मतलब कि वही आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन किस तरह से उसको टेस्ट किया जाएगा। इसमें देखिए कंटेंट क्या क्या होगा, अफेयर चॉइस ऑफ टॉपिक्स कवरिंग, करंट अफेयर होगा, सोशियो पॉलिटिकल इशू होंगे, सोशियो इकोनॉमिक इशूज़, aspect of culture and history, and reflective topics will be given to test the candidates' understanding of these issues and their flair for expressing themselves in the English or in Hindi language. The candidates are required to attempt 2 essays, choosing one each from section A and B in about 900 words. तो इस बात का आपने ध्यान रखना। देखिए जो भी सिलेबस होता है उसको आपके की पॉइंट्स को पकड़ना होता है। पहला करंट है, दूसरा सोशियो पॉलिटिकल है, तीसरा सोशियो इकोनॉमिक है, यानी कि इश्यूज़ जो है सोसाइटी के अंदर जो प्रेवेलेंट है वेरियस इशू, उनके ऊपर खास फोकस है इस एग्ज़ाम में ऐसे को लेकर के। एरिया क्या किया जाएगा टेस्ट इसमें, पहला तो आपकी एबिलिटी कंपोज करने की, फिर उसके बाद आपकी एक्सप्रेसिंग एबिलिटी टेस्ट होगी, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है उसके बारे में कितने अवेयर है आप जो आपने टॉपिक डिसाइड किया है, वो 3 कंपोनेंट आपके डिसाइड होंगे। उसके बाद एवेल्यूएशन देखिए, एवेल्यूएशन का जो क्राइटेरिया है वो होगा ऑब्जर्विंग एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड फॉर्मेट फॉर एसे राइटिंग, ग्रामेटिकल, देखिए ग्रामर को बहुत तरजीह दी जाती है, हिमाचल की बात करें तो चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, तो ग्रामर की करेक्टनेस एंड करेक्टनेस जो है वो काफ़ी मैटर करेगी, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन जो है वो भी रिक्वायर्ड है। तो ये सब चीज़ें आएगी। उसके बाद अगर हम जनरल स्टडी जो पेपर 1 होगा आपका जनरल स्टडी का, जैसे पेपर 4, तो उसमें देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है आपके। पहला है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज आएगा पहला, इसमें देखने को मिलेगा आपको जैसे एक होगा लिटरेचर है, आर्ट फॉर्म्स होगी वेरियस जो प्राचीन काल से लेकर के हमारे 1947 तक प्रेवेलेंट रही, वेरियस उसमें रॉक का टेम्पल है, आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, मेजर स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है वो पिछले 2024 के पेपर में भी सवाल पूछा गया था। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें 18वीं शताब्दी से 1980 के बीच में, तो इसमें देखिए फ्रीडम ये पूछा जाएगा आपसे, फिर फ्रीडम स्ट्रगल पूछा जाएगा, इसमें वेरियस स्टेजेस पूछी जाएंगी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वो पूछी जाएगी। अब देखिए जब आप सिलेबस को डिकोड करते हैं तो इसमें PYQ का काफ़ी रूल रहता है, इसमें हम वो भी देखेंगे बाद में कि PYQ कहाँ से क्या क्या पूछे गए और किन किन सिलेबस से वो लिंक होते हैं, कहाँ कौन कौन सी थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से हम प्रिपरेशन करेंगे तो ये डेफिनेटली हेल्प करेगा हमारे लिए।
उसके बाद जो सब यूनिट 2 है उसमें भी देखिए बर्ड हिस्ट्री पे बेस्ड है ये। तो उसमें आपको इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है पहला टॉपिक, फासिस्ट आइडियोलॉजी एंड इट्स ग्लोबल इम्प्लीकेशन है। तीसरा टॉपिक आपका रहेगा इसमें बर्ड वॉर एंड बाउंड्री सेटलमेंट आफ्टर द फर्स्ट वॉर एंड सेकंड बर्ड वॉर। फिर इसमें कंसेप्ट आते हैं डिकोलोनाइजेशन, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी। तो ये सब जो कंसेप्ट है इनके बारे में आपको अच्छी समझ होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए, इनसे सवाल पूछ देखने को आपको मिलेंगे। अगर सब यूनिट 3 की बात करें तो देखिए इसमें इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मीडिएबल स्टेट, जैसे हिमाचल की बात हो रही है, सब यूनिट 3 जो है वो हिमाचल से होगा, जिसमें कांगड़ा, कुल्लू, चंबा हिल स्टेट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, कैसे रिलेशन थे इनके मुगलों के और सिख के साथ, उसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। इसके लिए वंडरलैंड या फिर जो एक सिविल स्टेप करके एक इंस्टीट्यूशन है उनकी बुक आती है हिमाचल दर्शन करके, वो भी अच्छी है। गोरखा इन्वेजन, इट्स नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ट्रीटी ऑफ संगोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, इससे MCQ भी बनते हैं और ऐसे मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। हिल स्टेट अंडर द कॉलोनियल पावर, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, ग्रांट्स, सनद एंड टेरिटोरियल एग्रेशन, आपको ये टॉपिक रहेगा एक। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अंडर कॉलोनियल पीरियड विद स्पेशल रेफरेंस टू सोशियो प्रैक्टिस एंड बेट, बेगार एंड रीत। तो ये सब जो भी सोशल प्रैक्टिसेस थी उस टाइम पे प्रेवेलेंट सोसाइटी में और इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी उसके बारे में। फिर ब्रिटिश कैंटोनमेंट के बारे में क्वेश्चन टॉपिक होगा एक। फिर नेशनल मूवमेंट और प्रजामंडल का क्या रोल रहा है हिमाचल में 1848 से 1948 के बीच में। फिर 5 ईयर प्लान एंड इट्स विजन फॉर द डेवलप्ड हिल स्टेट, वो पूछा जाएगा आपसे। अगर हम बात करें सर्वे ऑफ आर्टिस्टिक एंड कल्चर हेरिटेज, जैसे टेम्पल हो गए, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हो गई, पेंटिंग हो गई, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो मतलब कि आपको हर एक पहलू का, अगर सिलेबस की बात करें तो हर एक चीज़ का आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, ताकि आपके लिए वो चीज़ें सब ईजी रहे। देखिए नोट दिया हुआ है नीचे कि ऑल द टॉपिक्स कवर्ड अंडर सब यूनिट 3 आर रेलेवेंट टू स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर हम इसके यूनिट 2 की बात करें तो देखिए इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा, इन्वायरमेंट से सवाल देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद डिज़ास्टर प्रोफाइल ऑफ कंट्री, यानी कि कौन सी डिज़ास्टर में कौन सी जोन में आता है हिमाचल, जैसे अर्थक्वेक को लेकर के कहाँ पे है, फ्लड को लेकर के क्या इसमें सिनेरियो रहता है हिमाचल में, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। फिर उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट मॉडल्स की इसमें देखने को मिलेगी, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग कम्युनिटी, कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट रिस्पोंडर। तो इतना सब कुछ देखने को आपको इसमें मिलेगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। जब इसमें आप इसके लिए आप एक 10th में बुक आती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट करके, आप उसको भी ले सकते हैं और एडिशनल आप और सोर्स भी फॉलो कर सकते हैं। उसको मैं आपको अगली वीडियो में क्लियरली बताऊंगा कि आपने किन किन किताबों को फॉलो करना है। देखिए क्वांटिटी कम, बुक्स कम इकट्ठा कीजिए पर अच्छी कीजिए, उनको बार बार रिवाइज़ कीजिए, ये इससे बेहतर टेक्निक होती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फिर आपसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पूछा जाएगा, तो इस तरह से ये सब आएगा। जियोग्राफी की बात करें हम देखिए तो इसमें जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू इंडिया, इंडिया एज ए यूनिट ऑफ जियोग्राफिकल स्टडी, यानी कि जियोग्राफी भारत की आपको देखने को मिलेगी। इसमें एस्पेक्ट्स आएंगे जियोग्राफी ऑफ फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ आएगा, क्लाइमेट, सॉइल्स, वेजिटेशन, जियोमॉर्फिक सेटअप आएगा, तो ये सब चीज़ें इसमें आएगी। ह्यूमन एस्पेक्ट की बात करें जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्बन पॉपुलेशन है, इंटरनल माइग्रेशन है, ये सब चीज़ें इसमें आएगी। फिर लैंग्वेज एंड लिटरेसी, विलेज एंड टाउन्स इन इंडिया, सेटलमेंट, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी जियोग्राफी सेक्शन से। यानी कि यहाँ पर जो हमने क्या देखा कि कहीं ना कहीं जो है इस यूनिट में हमें बर्ड जियोग्राफी का कंपोनेंट जो है वो मिसिंग दिख रहा है। उसके बाद जो हमारा सब यूनिट 3 है उसमें देखेंगे आपकी जियोग्राफी जो है वो हिमाचल प्रदेश से पूछी जाएगी आपकी, जिसमें देखिए वेजिटेशन हो गया, फिर ड्रेनेज सिस्टम हो गया, क्लाइमेट जोन्स हो गए, उसके बाद जियोग्राफिकल रीजन हो गए हिमाचल प्रदेश में, जैसे शिवालिक हो गया, दून वैलीज़ हो गई, आउटर वैलीज़ हो गई, हिमालयाज़ हो गए, मिड हिल ट्रैक्ट हो गए, तो इस तरह के ये सब चीज़ें इसमें आएगी। अगर हम ह्यूमन एस्पेक्ट की बात करें तो क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड टेम्पोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन पैटर्न्स इसमें आएगी। फिर पॉलिसीज़ पूछी जाएगी आपसे, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म पॉलिसी हो गई, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉलिटिकल,
स्कोप ऑफ फ्यूचर इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैज़र्ड, वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क प्रोफाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब टॉपिक है जिनकी आपको जो पेपर 1 है उसमें अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अगर हम देखिए यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में आपको यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जो अगर यूपीएससी की बात करें तो आप जो सोसाइटी की बात करते हैं, जो सोसाइटी वाला कंपोनेंट है आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर देखिए इसमें फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, ये सब चीज़ें जैसे उसमें आती है वैसे इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। फिर चाइल्ड राइट्स एंड राइट टू एजुकेशन, ये सब चीज़ें जो है वो सेम टू सेम एज इट इज़ जो यूपीएससी का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा वही यहाँ पे भी है। अगर हम इसके सब यूनिट 2 की बात करें देखिए तो कोर वैल्यूज़ इन पब्लिक सर्विस गवर्नेंस, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ पब्लिक सर्विस गवर्नेंस एंड इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म, अकाउंटेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा ना एक हमें इसमें क्या देखने को मिल रहा है, जो एक एप्टीट्यूड होता है एक सिविल सर्वेंट का, वो इसमें आपको एक टॉपिक इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद गांधीयन थॉट आते हैं, जो गांधीयन जो मेथोडोलॉजी थी नॉन वायलेंस की, सत्याग्रह हो गया, तो उनका जो भी फिलॉसफी थी उनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए इसमें हिमाचल से फिर यहाँ पर सोसाइटी और कल्चर से हिमाचल प्रदेश के मेले त्यौहार हो गए, वहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। फिर हिमाचल प्रदेश में किस तरह का सोशल स्ट्रक्चर है वो सब चीज़ें इसमें आएगी। तो ये सब इसमें आता है। अगर हम जनरल स्टडी पेपर 2 की बात करें देखिए तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग है, जैसे एवोल्यूशन हो गया, साइलेंट फीचर्स हो गए, ये सब चीज़ें आपको मतलब 1 से लेकर के 12-15 चैप्टर जो है वो लक्ष्मीकांत सिंह के वहाँ से, पर वो जो है आपका जैसे कि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए तो बेहतर किताब है, पर अगर आपको मेंस टैकल करना है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको और सोर्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो इस वीडियो में बताएंगे तो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा ये। फिर इसमें देखिए सिग्निफिकेंट प्रोविजन, जैसे आप कोर वर्ड पे फोकस कीजिए कि फंडामेंटल राइट लिखा है तो आपने इतना अच्छे से प्रिपेयर करना है उसको कि वहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। डीपीएसपी हो गई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, अमेंडिंग प्रोसेस एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी पेपर 2 में जीएस के। फिर उसके बाद सब यूनिट 2 की बात करें देखिए तो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हो गया। उसके बाद फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, क्या इशू है, क्या चैलेंजेस है pertaining to federal structure, devolution of powers and finances up to local level and challenges। तो ये सब इसमें सिलेबस आपको, आरपी एक्ट भी इसमें पूछा जाएगा आपसे, अपॉइंटमेंट हो गई वेरियस पोस्ट पे, ये सब जो है वो इसमें आते हैं। तो ये टॉपिक जो है वो आपके जो भी थीम्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप जो है वो वेल मैनर्ड में प्रिपेयर कर पाएँ। तो देखिए कोई भी चीज़ होती है अगर हमें उसकी डेप्थ तक को समझना है, उसकी गहराई को समझना है, तो हमें उसमें पहले जो है वो देखना पड़ेगा, किसी भी एग्ज़ाम की डेप्थ को एनालिसिस करने से पहले उसके सिलेबस को गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसीज़ ऑफ स्टेट, पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड की आ गई। फिर वही जो पॉलिटिकल कंपोनेंट है हिमाचल का वो आपको इस यूनिट में देखने को मिलेगा। फिर अगर हम नेक्स्ट यूनिट 2 की बात करें जहाँ पर आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो गया, पॉलिसीज़ हो गई, इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर इन इंडिया, यानी कि गवर्नेंस का पोर्शन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें, चेंजिंग रोल ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर। अब ये देखिए ये टॉपिक सीधा सवाल आ सकता है ये, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस तरह से आपको जो भी सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से इसको आप प्रिंट आउट ले करके भी रख सकते हैं। अगर हम सब यूनिट 2 की बात करें तो देखिए इसमें एनजीओ पूछे जाएंगे, फिर हेल्प ग्रुप, ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है आपसे कि बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूटेड पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इस तरह से जो भी मतलब एक सोसाइटी में जो पिछड़ा हुआ वर्ग है या शोषित वर्ग है उनसे संबंधित जो है सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसमें फिर जो सब यूनिट 3 है वो गवर्नेंस से पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश में, जिसमें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है। फिर उसके बाद आपके पास है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स फॉर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन हिमाचल प्रदेश,
इम्प्लीमेंटेशन पूछा जाएगा आपका जो पंचायती राज था उसका 73वां 74वां संविधान संशोधन। फिर इश्यूज़ एंड चैलेंजेस हैं, तो ये सब चीज़ें इश्यूज़ एंड चैलेंजेस, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ फॉर वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन हिमाचल प्रदेश, तो ये सब इसमें आएगा। अब देखिए जो यूनिट 3 है उसमें सब यूनिट 1 आएगा हमारा, बायलैटरल रीजन एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। वही जो जियो पॉलिटिकल रिलेशन की बात आती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जो हमारे जैसे कि इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी, देखिए डायरेक्ट एक टॉपिक है यहाँ पे। इंडियाज़ रिलेशन विद यूएसए हो गया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशन है, वहाँ से सवाल पूछने की संभावना, मतलब इन्होंने लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ से सवाल आएंगे। फिर आपका जो सब यूनिट 2 है उसमें इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज़ ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा, पर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर्स एंड मैंडेट, तो ये सब इसमें आएगा। साइबर सिक्योरिटी जो है उसमें आपको जो सब यूनिट 3 है वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। इसमें साइबर क्राइम, ड्रग मिनांस हो गया, मैकेनिज़्म उसको डिटेक्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में। फिर इनेक्टमेंट में क्या है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक और है जैसे कि वेरियस पॉलिसीज़ फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ द स्टेट, ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल सब प्लान एंड सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो ये सब जो ओवरऑल सिलेबस है ना वो तो आपके लिए ज़रूरी है ही। फिर उसके बाद आपको इसको कैसे मैनेज करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 8 महीने का जो मैं एक आपको रोड मैप बताऊंगा उसको आप बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा और काफ़ी सहूलियत हो जाएगी आपको इसको कवर करने में। जो हमारा नेक्स्ट जीएस का पेपर होगा 3 जो है हमारा, वो जिसमें आपसे इकोनॉमी पूछी जाएगी। पहला जो यूनिट होगा डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड पॉपुलेशन पॉलिसी, सेक्टोरल कंपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा। फिर पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हो गया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मनी एंड बैंकिंग, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, रूरल बैंक हो गए, तो ये सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। सब यूनिट 2 की बात करें तो इकोनॉमिक प्लानिंग इसमें आएगी, फिर 5 ईयर प्लान्स आएंगे, फिजिकल पॉलिसी आएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा, तो ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर अलग अलग इंडेक्सेस आएंगे इसमें फिर आपके पास जैसे हो गया इंडेक्सेस में आपका PQLI हो गया, फिर उसके बाद आपका HDI हो गया, GDI हो गया, GEM हो गया, तो इस तरह से ना फिर जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे IMF हो गया, WTO, IBRD, IDA, UNCTAD, फिर OECD हो गया, ब्रिक्स हो गया, तो इन सब के बारे में आपके अंडरस्टैंडिंग होना इन्होंने बोला है कि ज़रूरी है, इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये सब इनका सिलेबस है। फिर एक कंपोनेंट जैसे एज़ यूजुअल हमने देखा है कि जो भी सिलेबस है उसका 25% जो है, जो भी हमारा सिलेबस है उसका 25% हिमाचल प्रदेश से आएगा, तो यानी कि हिमाचल का बहुत बड़ा कंपोनेंट भी आपको प्री मेंस दोनों में देखने को मिलेगा, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो अभी हिमाचल में इसमें इकोनॉमी के सेक्टर से आप देखेंगे कि GSDP आएगा, उसकी प्रोफाइल पूछेंगे, डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन स्टेट हो गया, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर हो गया, रेवेन्यू जनरेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रो पोटेंशियल टूरिज्म, फ्लोरा एंड फौना, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गए, टैक्स बेस, प्रोज कॉन्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हो गया, अप्रेजर ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, फिजिकल एंड फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी से आएगी GS 3 में। उसके बाद हमें देखने को मिलता है जैसे यूनिट 3 की बात करें हम तो एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। फिर उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट मिशंस एंड प्रोग्राम्स हो गए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। फिर हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम हो गया जिसमें लूनार, इंटरप्लेनेटरी एंड अर्थ ऑब्जर्वेटरी मिशन, रिमोट सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर सब यूनिट 2 बोलती है इसकी डेवलपमेंट इन एनर्जी सेक्टर सच एज हाइड्रो पावर, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी इंक्लूडिंग पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड रिसर्च बेस इन कंट्री, concept of non-conventional renewable clean and environment friendly energy source, role of energy in sustainable development।
तो ये सब चीज़ें इसमें आएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें पूरा सिलेबस जो है वो डिटेल से एक एक वर्ड्स इन्होंने इसमें दिए हुए हैं। तो अब आपने आई होप आपको ये पूरा सिलेबस जो है वो समझ में आ चुका है। इस पीडीएफ को मैं चाहूँगा तो टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूँगा। आप जो है वो इसको कैसे ख़त्म करेंगे, इसके लिए एक आप प्रॉपर तरीके से 8 महीने की प्लानिंग करेंगे हम। जैसे हमारे पास अभी नवंबर चला हुआ है, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून मान के चलते हैं हम कि जून के जो लास्ट वीक में एग्ज़ाम होता है, तो हम उसी को मान कंसिडर करते हैं। 2 साल से ये ट्रेंड चला हुआ है। तो अगर हम मान के चलते हैं जून में पेपर होता है तो हमारे पास 8 महीने हैं, और इसको आप इजीली जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तब तक काफ़ी ज़्यादा टाइम है आपके पास। अगर हम लगभग 250 दिन यहाँ से आपके पास बचे हुए हैं, 250 डेज़ है आपके पास। आप अपना जो प्लानिंग है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम जो है वो 4 कोर सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। जैसे हो गया हमारा ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी। अब यहाँ पे देखिए आपको समझना एक चीज़ होगी कि आपने जो भी सब्जेक्ट लिए हैं, जो भी हमारा सिलेबस है, उसको जो है वो आपने मंथली टारगेट में कन्वर्ट करना है, और मंथली टारगेट को आपने वीकली टारगेट में लाना है, और वीकली को डे में लाना है। कई लोग वर्किंग है, कई लोग फ्रेशर होंगे जिनको बहुत कम आइडिया है अभी तक क्या है कैसे नहीं है। तो उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पहले सिलेबस को रटो। सिलेबस की समझ होनी चाहिए आपको कि क्या कहाँ से टॉपिक लिंक हो रहा है, कहाँ से क्या बन रहा है, तब जा कर के आपके लिए थोड़ी ईजीनेस होगी। नहीं तो ये तो फिर अगर आप ऐसे ही शुरू कर देंगे तो वो अंधेरे में सिर्फ तीर चलाने वाली बात हो जाएगी, आपके कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं होगा वैसे। और एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा पहला अटैम्प्ट है, क्योंकि ये इस तरह के चक्कर में हमने भी काफ़ी नुकसान उठाया है। तो आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि एक्सपेरिमेंट मत कीजिए खुद पे कि मैं कर लूँगा, अगले साल कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। समय के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदलती जा रही है। जो अपॉर्चुनिटी अभी आपको मिल रही है वो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको ना मिले। जो दिल की तसल्ली के लिए बहुत अच्छा लगता है कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, अगले साल हो जाएगा। पर एक्चुअल में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जॉब्स जो है वो श्रिंक हो रही है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप उसको ग्रैब कीजिए अपॉर्चुनिटी को। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप, मैं यहाँ पे ना एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक पिन कर दूँगा कमेंट में, जहाँ से आपने ज्वाइन कर लेना है। और हम फिर एक अच्छे से प्लान तैयार करेंगे और आपको मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा। उसको हम कस्टमाइज़ कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जिसको जैसे सूट करेगा वैसे। जैसे हम में से कई लोग वर्किंग भी हो गए, कोई वर्किंग है, कोई कैसे है। तो वर्किंग के लिए आप अपने तरीके से जैसे 3-4 घंटे आपको मिलते हैं, क्योंकि आपको आइडिया है। सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा भी हुआ है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है सब्जेक्ट की, तो आपको उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उतना नहीं है कि जितना फ्रेशर को है। तो आपने उसको सिर्फ फॉलो करना है अच्छे से, और अच्छे से प्रिपेयर करना है। हम जो है हम डेली बेसिस पे आपको टारगेट देंगे, जिनको आपने बस कंप्लीट करते जाना है। आप देखेंगे कि 8 महीने के अंदर आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका सिलेबस जो है वो कैसे ख़त्म हो गया, और आप जो है वो एक फाइटर के तौर पर जो है वो उतरने के लिए तैयार है एग्ज़ाम में। तो क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो आपको जो है वो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेंस लिखे हुए हैं, उनसे आपको फ़ाइट करना है। तो रियलिटी जो है वो बहुत ग्राउंड लेवल पे बहुत हार्ड है, और हार्श रियलिटी है ये। तो आप फ्रेशर हैं, आपका कईयों का प्री नहीं निकला है, कईयों को क्या नहीं हुआ है, तो आपको ना थोड़ा सा फिर वो डिफरेंट तरीके से आपको सोचना पड़ेगा ताकि आप फाइट भी कर सकें। तो पहले तो आपने जो पूरा देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, फिर हम तो आपको जो प्रोवाइड कराएंगे। मैंने आपको बता दिया कि 8 महीने हैं, 8 महीने के अकॉर्डिंग जो आपके सब्जेक्ट, मैंने आपको सिलेबस पूरा आपको बता दिया है। 8 महीने में जो भी है आपका, जैसे कि मैं 4 सब्जेक्ट को कोर मान रहा हूँ, जो कि 4 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी। इन 4 सब्जेक्ट के इर्द गिर्द जो भी दूसरे सब्जेक्ट घूमते हैं ना, हिमाचल प्रदेश को हम बिल्कुल साथ साथ लेकर के चलेंगे। तो आपने जो पढ़ना है वो प्री मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी है, ताकि आपके लिए वो मुश्किल ना हो चीज़ें। बाद में ऐसा ना हो कि प्री निकल जाए और मेंस में आप अड़ जाएँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं भी हो। ये जो है आपका नुकसान इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। फ़ायदा इसके आपके लिए ये रहेगा कि आपको जो है, अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो देखिए इसके सराउंडिंग में और पेपर भी काफ़ी घूमते हैं हिमाचल में। आप इसी की एग्ज़ाम को अगर अच्छे से ये सिलेबस करके जाते हैं तो मैं डैम श्योर हूँ कि आपका यूपीएससी का सीएससी भी निकल सकता है। तो आपने जो है वो बहुत वेल मैनर्ड में इसको प्रिपेयर करना है। अगर ये नहीं निकला तो देखिए नायब तहसीलदार की पोस्टें आती है, अलाइड की पोस्टें आती है इसके सराउंडिंग में,
प्रोफेसर के कमीशन आते हैं। तो कई लोगों ने अगर MA नेट करके रखा हुआ है तो उनके लिए वहाँ पे भी एज प्रोवाइड होगी, उनको वहाँ पे भी एज मिलेगी। तो जो कि काफ़ी संभावना है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में है ऑलरेडी वर्किंग है, अगर 3 साल की सर्विस आपकी हो चुकी है तो सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आती है, HPFAS करके एक नोटिफिकेशन निकलती है हिमाचल में, जहाँ पे जो है 3 साल रेगुलर जॉब जिन गवर्नमेंट कर्मचारियों की होती है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। थोड़ा सा वहाँ पर सिलेबस अलग है, उसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। पर देखिए आपके लिए अलग अलग विंडो खुल सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आप अभी सोच के बैठेंगे कि क्लैरिकल का करेंगे, हम पटवारी का करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है, आई एम सॉरी टू से दैट, बट यू विल नॉट एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम ऑफ पटवारी और क्लर्क। क्योंकि आपने अपना स्टैंडर्ड जो है वो इतना रखा हुआ है सिर्फ क्लर्क के लेवल का। आप सोचेंगे उतना, देखेंगे उतना, क्योंकि आपके माइंड में एक टारगेट सेट हो गया है जिससे आप उसको, वो जो बाउंड्री सेट की हुई है वो उसको आप ब्रेक ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा अपने लिए स्टैंडर्ड हमेशा हाई रखिए ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। बाकी जो चीज़ें हैं हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। जो भी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे ना उनको फिर हम एक प्रॉपर वे में जो है वो डेली बेसिस पे टारगेट देंगे। उससे पहले आपने सोर्स जो है वो अपने कलेक्ट करके रखने हैं। उनके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के शेयर कर दूंगा आपके साथ, क्या क्या आपने पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस होड़ में जो है हम कई बार ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जिनकी ज़रूरत हमें एक्चुअल में बिल्कुल भी नहीं होती है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे आगे के जो भी आपके रिसोर्सेज है किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज कीजिए और क्या क्या पढ़ना है आपने। हम जो क्वांटिटी की जगह हम क्वालिटी पे फोकस करेंगे ताकि हमारे लिए बेहतर हो सके। तो हम प्री मेंस दोनों इंटीग्रेटेड तरीके से देखेंगे। तो थैंक यू। अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो मैं व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा। देखिए टेलीग्राम में प्रॉब्लम ये होती है ना कि भोज पोच हो जाता है। काफ़ी बच्चे जो है वो क्लैरिकल के होंगे, काफ़ी कहाँ से आएंगे, तो वहाँ पे वो ना रिदम आ नहीं पाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि व्हाट्सएप पे हम इस पे बात हो सकती है, इस पे थोड़ा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। थैंक यू।